नाज़रीन, अमरीकी हमले के बाद सूरत हाल बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है। बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और चूंकि आप देखें ना, हंगामी सतह के ऊपर आलमी ताकतों के आपस में राब्ते और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को जा रहे हैं। अगले घंटों में पुतिन के साथ मुलाकात होगी। अमेरिका पर हमला करना है, किस स्केल का करना है, आगे क्या होगा, किस तरह मामला जाएगा। और आलमी जंग से हम बिल्कुल चंद कदम की दूरी के ऊपर खड़े हैं। यूक्रेन का मसला हल नहीं कर सका ट्रंप, बल्कि अब रशिया ने भी यह कह दिया है कि वो प्रेसिडेंट जो पीस का नारा लगाकर आया, अब वो दुनिया में मजीद जंगें छेड़ रहा है। और जब इसने $1 ट्रिलियन का बजट पास किया था, उस वक्त भी यह बात बड़ी तशवीशनाक थी कि ये $1 ट्रिलियन जो है उसका वो बजट इतना ज्यादा क्यों रखना चाह रहा है। क्योंकि जब आप डिफेंस बजट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जंगों की तरफ जा रहे हैं। और अमेरिका के अंदर भी यही बात हो रही है, बहुत खुलकर हो रही है कि ये बंदा जो है वो नारा कुछ और लगाकर आया है, लेकिन दुनिया को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल रहा है। और बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने की मंजूरी पार्लियामेंट की जानिब से दी जा चुकी है। ये एक बड़ा स्टेप है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बहुत अहमियत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ये एक तो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, दूसरा इसकी अहमियत और ये खतरनाक इस अंदाज के अंदर है कि ये दुनिया में एक आलमी जंग फौरी तौर पर छेड़ सकता है। यानी अगर नॉर्मल हालात में भी अचानक बंद कर दिया जाए तो ये एक आलमी जंग छेड़ सकता है। और अब तो एक बाकायदा एक ईरान और इजराइल की इतनी बड़ी जंग जारी है जिसमें अमेरिका भी कूद चुका है और चाइना और रशिया से भी जो है वो आगे वो बढ़ रहे हैं। चीनी जंगी बेड़े जो है वो यहीं आगे पीछे घूम रहे हैं और मजीद भी आ रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर ट्रांसफर कर सकता है ईरान को। तो इस सारे जंगी माहौल के अंदर जो आबनाए हुर्मज़ की बंदिश है, और उसमें आप देखिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। ये आई डोंट थिंक लास्ट टाइम पता नहीं कब हुआ था, उनकी जानिब से पार्लियामेंट ने कभी ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी, लेकिन अब जो है वो ये दे दी गई है। इससे पहले जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी 80s के अंदर, तो पर्शियन गल्फ के अंदर एक बड़ी खौफनाक लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। लेकिन ये लड़ाई जो है वो जाहिर बात है सबसे बड़ी होने वाली है। और खुरम शेर मिसाइल ईरान इस्तेमाल करने जा रहा है। जो ईरान की स्ट्रेटजी सामने आ रही है नाज़रीन, वो ये है कि इजराइल की ठुकाई बंद नहीं होगी, इजराइल की पिटाई बंद नहीं होगी, बल्कि उसको ज्यादा मजा सिखाया जाएगा और उसको ताकत का मजा सिखाया जाएगा और उसको पता चलेगा। और उन्होंने कहा कि हमारा जो प्राइम फोकस है वो इजराइल है, और इजराइल तो वो गया तो फिर बाकी सारे भी गए। तो अमेरिका यहां पर आया है कि जो इजराइल के ऊपर बर्डन है वो जरा शेयर कर ले अमेरिका, लेकिन उससे ईरान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं वो तो उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसलिए अब ईरान से जो स्ट्रेटजी सामने आ रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के ऊपर हमले जारी रखेंगे, ना सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि हमले तेज करेंगे और ज्यादा बड़े खतरनाक मिसाइल जिसमें खुरम शेर मिसाइल है, ये भी पहली बार वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इसी दरमियान पाकिस्तान और ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका राब्ता भी हुआ है और सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी बुलाया गया है। और दूसरी बात यह है कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि क्या इसको इस तनाजुर में देखना भी चाहिए इस मामले को। भाई न्यूक्लियर का जब मसला ही कोई नहीं है तो फिर यह भी है कि इसको क्या न्यूक्लियर के तनाजे में देखें भी सही, क्योंकि न्यूक्लियर का मसला तो हल हो सकता था। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। बड़ी बुरी यहां पर इनको जो है ना एक जिल्लत उठाना पड़ी है। कोई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ, वो जो एक बैरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिर्फ नुकसान पहुंचा है, ठीक है, और कोई ये वहां पर उसको मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। तो ये फारिग हो गया, इनका मदर ऑफ ऑल बम भी यहां पर फारिग हो गया है। तो अब सवाल यह है कि अब इन्होंने ये जो हमला किया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो तबाह नहीं हुआ, तो अब अगर ईरान अटैक करता है तो क्या उसको फिर ये जवाब बनाकर कहेंगे कि देखो देखो हमारे पर हमला हो गया। और अभी भी ये बात चल रही है कि अमेरिका के ऊपर जो हमला है क्या ये सिर्फ अमेरिका के ऊपर समझा जाएगा या नेटो के ऊपर समझा जाएगा, ये भी बात चल रही है। और अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उसने ये कहा है कि ये जो हमने हमला किया इसकी हमें महीनों हमने तैयारी की है। तो सवाल यह कि महीनों पहले तो डिप्लोमेसी हो रही थी, महीनों पहले तो नारे लग रहे थे कि यहां पर दुनिया में अमन होने जा रहा है, तो ये महीनों से ईरान पर हमले की तैयारी हो रही थी। तो ये दुनिया के सामने और खुद सबसे दुनिया को छोड़े अमेरिकन के सामने इस बंदे की असलियत आ रही है, ठीक है ना। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा इस मुल्क के ऊपर चढ़ा हुआ है और ये एम्पायर की आखिरी जंग साबित होगी। तो अमेरिकन के सामने बात सामने आ रही है कि ये बातें तो कुछ और कर रहा था और अब ये कह रहा है कि महीनों से हम तैयारी कर रहे थे ईरान पर हमला करने की। और जो इसने स्पीच की कि देखो नेतन्याहू, और उसको कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया, तो ये अमेरिकी सदर है या इजरायली सदर है। और मैं आपको बता दूं इस वक्त जो अमेरिका के अंदर ये वाली तहरीक हम देख रहे हैं इजराइल के हवाले से, जो वहां पर इतनी बड़ी तहरीक चल रही है कि ये हम इजराइल की जंगों में बार बार क्यों जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं ये बड़ी फैसला कुन साबित होगी, बहुत ये फैसला कुन साबित होगी। इससे पहले अमेरिका के अंदर इस तरह की तहरीक जब वो नहीं देखी गई। गजा में जाहिर बात है उसका आगाज हुआ, लेकिन अब वो ईरान जंग के बाद वो पीक को पहुंच रही है। आप जरा अंदाजा करें यहां से अगर कैजुअलिटीज गई तो फिर क्या अमेरिकी सदर के साथ क्या होने वाला है अगर यहां से कैजुअलिटीज गई। क्योंकि अमेरिकन के अंदर यह बात वाज़ेह हो चुकी है, उनके सामने यह सच आ चुका है कि बार बार अमेरिका का जो माली और जानी दोनों नुकसान हुआ है पिछले 20-25 सालों में, और अब अगर मजीद होने जा रहा है तो वो इजराइल की वजह से है। तो फिर क्या होने जा रहा है इनके साथ, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ईरान पर चुके हमलों की बहुत सारी वजूहात है। तो एक वजह ऑयल और गैस भी है, मादनियात भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। दुनिया का गैस का दूसरा बड़ा जखीरा
यानी टॉप 5 के अंदर वन ऑफ द कहेंगे बड़ा जखीरा जो है गैस का वो ईरान के अंदर है। ऑयल का वन ऑफ द टॉप जो जखीरा है वो भी ईरान के पास है। तो यहां पर भी दुश्मन की नजर है, खासकर इसराइल की, क्योंकि इसराइल के पास ऑयल और गैस नहीं है। तो वो अपने आप को मजीद ताकतवर बनाने के लिए, किसी के ऊपर रिलाय ना करने के लिए वो ऑयल और गैस चाहता है और यहां पर आकर वो ये निकालना चाहता है। तो इस तरह दुश्मन के बहुत सारे मंसूबे हैं और एक एक करके जो वो नाकाम होंगे। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमले के बाद अब अमेरिका का कोई जवाब यहां पर नहीं बचता है कि वो यहां पर रहे, इसलिए अब उसको ये रीजन छोड़ना होगा। बोरिया बिस्तरा गोल करने का वक्त आ गया है, ठीक है ना, बोरिया बिस्तरा गोल करने का वक्त आ गया। इसने सबसे बड़ी गलती कर दी है और अब ये यहां से इसको हर सूरत के अंदर जो है वो निकलना होगा। और बरतानिया क्या कह रहा है? बरतानिया ये कह रहा है कि इस हमले में हम इन्वॉल्व नहीं थे। भाई एक तो टाइम था बरतानिया फ्रांस मिलकर उन्होंने मिस्र के ऊपर हमला कर दिया था और बाकी जंगों के अंदर भी बरतानिया शामिल रहा, लेकिन आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम इस हमले के अंदर शामिल नहीं थे क्योंकि ईरान ने यह कह रखा है कि जो हमारे पर हमला करेगा हम उसको निशाना बनाएंगे, उनकी बेसिस को निशाना बनाएंगे। और बरतानिया हेल्प कर रहा है इसराइल की और जो एयर फ्यूलिंग है उसमें मदद दे रहा है। तो इससे हटकर भी ईरान ने यह कहा है कि जो भी ऑयल सप्लाई देगा, बाकी सपोर्ट देगा, वो भी हमारे निशाने के ऊपर होगा। और जॉर्डन जैसे मुल्क इस वक्त काफी मुश्किल के अंदर है। तो ये तमाम हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूँ और आगाज हम करते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मज से। आबनाए हुर्मज ये एक समझ लें कि एक बिल्कुल नैरो पाथ है। जो गल्फ है, जो गल्फ कंट्रीज है वहां से ऑयल आता है। ये पर्शियन गल्फ से होता हुआ जब ये अरेबियन सी के तरफ दाखिल होता है तो उससे पहले इसको एक छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता है और वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज कहलाता है। सामने यूएई है और उसके सामने ईरान है और दरमियान में बिल्कुल वो नैरो सा पाथ है जो आप कह रहे हैं कि 8 से 10 किलोमीटर का है। कितना? 8 से 10 किलोमीटर का, यानी उसको बआसानी बंद किया जा सकता है। यानी वो जो नैरोएस्ट पाथ है वो ओवरऑल 35 किलोमीटर का है, लेकिन जो जहाज है वो तो बिल्कुल दरमियान में चलते हैं ना, जहां पर पानी की गहराई ज्यादा होती है, तो वो 8 से 9 किलोमीटर का मैक्सिमम है। इसको स्ट्रेट ऑफ हुर्मज कहा जाता है। तो ये दुनिया का आप कह लें कि 3-4 बड़े चोक पॉइंट्स हैं दुनिया के। एक ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है, एक स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है जो सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो बंद कर देते हैं तो साउथ चाइना सी के अंदर एंट्री बंद हो जाएगी या उधर वाले मालिक की इधर बाकी दुनिया से राब्ता कर जाएगा। और उसको अमेरिका इस्तेमाल करता है चाइना को प्रेशराइज करने के लिए, या कल को जब चाइना के साथ जंग होगी तो वो उसको बंद कर देंगे और चाइना का बाकी दुनिया के साथ राब्ता कर जाएगा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो टर्की और यूरोप के दरमियान वो जो रास्ता है, ऊपर से ब्लैक सी और नीचे ये मेडिटेरियन सी के दरमियान, ये बड़ा गैर मामूली और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इसकी काफी ज्यादा मामला रहा और फिर वहां पर मुआहिदा भी हुआ कि टर्की इसको कभी नहीं रोकेगा। वो बड़ा चौक पॉइंट है। और एक जो जबल तारिक है, ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ जबराल्टर जो स्पेन और मोरक्को के दरमियान है, ये दुनिया के 4 बड़े, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहमियत जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज की है क्योंकि यहां से एनर्जी जाती है दुनिया की, यहां से ऑयल जाता है, यहां से गैस जाती है। और इस वक्त अगर हम देखें तो वेस्ट की, अमेरिका को निकाल के उनकी जो सारी एनर्जी है वो मिडिल ईस्ट ही से जा रही है, ऑयल और गैस। और इसमें जापान है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका भी, और यूरोप का ऑयल और गैस यहां से जा रहा है। और अब देखिए जापान, साउथ कोरिया, इनकी इकोनॉमीज कैसे अफोर्ड कर सकती हैं, यूरोप की इकोनॉमी कैसे अफोर्ड कर सकती है? इंडस्ट्रीज हैं, कंपटीशन है। देखिए चाइना को तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना तो रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो वो खरीदता रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी सप्लाई लाइन को मसला नहीं होने वाला। यूरोप की सप्लाई लाइन कटने जा रही है। तो इसलिए ये ऐसा चोक पॉइंट है जो दुनिया की इकोनॉमी को भी डैमेज कर सकता है और सारे मुल्कों की, यानी पाकिस्तान है, इधर उधर बाकी सारे मुल्क भी तो यहीं से ऑयल खरीद रहे हैं। तो अचानक से आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो हर एक चीज बढ़ जाएगी, हर एक चीज महंगी होने जा रही है। तो दुनिया की इकोनॉमी को शदीद तरीन धचका। इसलिए इस जंग को कहते हैं। अब देखिए ना, अमेरिका अगर चाइना के ऊपर हमला कर दे तो आप इसको क्या कहेंगे? बेवकूफी कहेंगे ना। तो ये इसी ईरान को चाइना नहीं है लेकिन वो एक बड़ी पावर है, तो आप एक बड़ी पावर के ऊपर अटैक करके आपने बेवकूफी की है, आपने दुनिया को एक तबाही की तरफ धकेला है। तो बहरहाल अब जो है वो पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। लास्ट टाइम आई डोंट थिंक कि कब ये मंजूरी हुई थी, यानी एक पार्लियामेंट ने अक्सरियती तौर पर इसको मंजूर कर दिया है कि ठीक है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को बंद कर दिया जाए। और अब इसमें जो अगला आखिरी स्टेप रह गया है वो जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है उसकी आखिरी मंजूरी चाहिए। अगर वो फैसला कर देती है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद हो जाए, यानी हम सिर्फ चंद घंटे हो सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का मंजूरी देना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो टॉप है उसमें तो मतलब मुख्तसर से लोग बैठे होते हैं ना, असल चीज तो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट का मंजूरी देना यह ज्यादा बड़ी बात है। द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हुर्मज एंड लीव्स द डिसीजन अप टू द ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड पार्लियामेंट अप्रूव्स स्ट्रेट ऑफ हुर्मज एंड द फाइनल डिसीजन इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी। और इसके अलावा कमांडर ऑफ द ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है नेवी के, यानी नेवी के जो कमांडर है वो ये कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मज विल बी क्लोज्ड विद इन अ फ्यू आवर्स। चंद घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हुर्मज बंद हो जाएगा। ये ईरानियन नेवी के जो कमांडर हैं। और ईरान ने ये बात वाज़ेह भी की थी कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम अपनी नेवी के जरिए जवाब देंगे। ये बात सारी क्लियर हो रही थी, लेकिन बहरहाल ट्रंप साहब तो फिर ट्रंप है।
जेडी वैंस का स्टेटमेंट आया है इसके बाद, डिस्टर्बिंग ईरान नेविगेशन इन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मज वुड बी सुसाइडल फॉर इट। बहुत बड़ी धमकी जेडी वैंस ने लगाई है कि ये इसके लिए, यानी उसने बताया कि इसको बस हम सफा हस्ती से मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की धमकी इसने लगाई है कि ये इसके लिए सुसाइडल साबित होगा अगर इसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को जब बंद किया। तो अब ये एक नया जवाब कि देखो हम तो नेविगेशन को खुलवाने के लिए, अब ये जो मर्जी बातें कर लें, दुनिया को इनकी जो असलियत है वो एक्सपोज हो चुकी है। ये दुनिया में कोई अमन के दाई नहीं है। अब आप देखें, इन्होंने डीप स्टेट के खिलाफ इतने बड़े नारे लगाए कि देखो ये क्या यूएस एड बंद हो गई फलाना, दुनिया को इनकी, और सबसे ज्यादा अमेरिकन को इन बहरूपियों की असलियत पता चल गई। मैं आपको बता दूं कि रीजन के अंदर इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत तबाह हुई है। अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है रीजन के अंदर बहुत डिस्टर्ब हुई है, बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। रीजन कभी भी ये नहीं समझता था कि अमेरिका इस हद तक जाएगा, कभी भी रीजन ये नहीं समझता था, क्योंकि रीजन को खतरे में अमेरिका ने डाला है। और भाई वो अमेरिका के साथ इसलिए है कि वो अमेरिका उनकी सिक्योरिटी देगा, उनकी दौलत की, उनके ऑयल की हिफाजत करेगा, उनकी ट्रेड की हिफाजत करेगा। ये रीजन इसलिए अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका ने यहां के लोगों की जिंदगियां, उनकी इकॉनमी, उनकी मुआशरत, उनकी मईशत, उनका अमन, ये सब कुछ दाव के पर लगा दिया। और अननेसेसरली कोई इसकी तुक नहीं बनती है। या तो मैं देखना कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठा हुआ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी यही बात की है। उन्होंने कहा कि हम पिछले वीक अमेरिका के साथ निगोसिएशन कर रहे थे तो इजराइल ने हमला कर दिया। इस वीक 48 घंटे पहले हम यूरोप के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो अमेरिका ने हमला कर दिया। तो जब ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, निगोसिएशन कर रहा है, मामला हल हो सकता है, और न्यूक्लियर का कोई मसला लग ही नहीं रहा है, तो फिर रीजन के लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना, उनकी मुआशरत, मईशत, उनके अमन को तबाह करना, ये अब रीजन में जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है, अमेरिका की जो बात है कि होता है कि भाई हमने ये बात की हुई, हमने जुबान दी हुई, तो वो बात जो है ना उस तरह से नहीं बन पा रही। अब जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बुरी तरह से जब तबाह हुई है। और अमेरिका जो है वो सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, और यही जुबान जो है वो नॉर्थ कोरिया ने इस्तेमाल की। और अब आप देखें कि ये नॉर्थ कोरिया का नाम ही लेने से डरते हैं। नॉर्थ कोरिया का ये सही से ये नाम लेते हैं तो नॉर्थ कोरिया जो है वो एक मिसाइल फायर कर देता है। ये जो नॉर्थ कोरिया का नाम लेते हैं, एक मिसाइल फायर कर देते हैं। परसों जो है वो नॉर्थ कोरिया ने कुछ 13-14 मिसाइल जो साउथ कोरिया की तरफ जो फायर किए हैं। तो इसलिए इसी जुबान के साथ जवाब दिया जाएगा। यमन क्या करने जा रहा है? बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यमन जो है वो किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, और ये मतलब पॉसिबल है। देखना पहला अटैक जब यमन के जरिए हो सकता है। इंक्रीज्ड थ्रेट्स टू द यूएस लिंक्ड कमर्शियल शिपिंग इन द गल्फ ऑफ एडन। और किसको? अमेरिका को। अभी बर्तानिया इधर उधर बाकियों को नहीं, देखिए अमेरिका ने अपने आप को खतरे में डाला। और ये जो जेडी वैंस साहब हैं, जो अरस्तु हैं, अपने आप में एक अरस्तु हैं, और यूरोप में खड़े होकर उनको लेक्चर दे रहे थे कि तुम जो है तुम तो अपने लोगों की बात नहीं सुनते हो, अपनी पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाकर फैसले करते हो, और हमारी और तुम्हारी शेयर्ड वैल्यूज अब एक जैसी नहीं रही। उनको जाकर लेक्चर दे रहा। तो ये अरस्तु साहब अब किधर हैं? और ये अरस्तु साहब जो है वो यमन की जंग के भी खिलाफ थे कि ये अमेरिकी इंटरेस्ट में नहीं है, और इसने कहा कि हम पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सकेंगे कि हम यमन में क्यों जा रहे हैं। तो अब ये अरस्तु साहब कैसे कन्विंस? भाई यमन की छोटी जंग थी, वो अमेरिकी इंटरेस्ट में नहीं थी, तो बड़ी जंग कैसे इंटरेस्ट में हो गई? छोटी जंग के ऊपर अवाम को कन्विंस नहीं किया जा सकता, तो बड़ी जंग में अवाम को कैसे कन्विंस किया जा सकेगा? तो इसलिए एक एरोगेंस के अंदर, और ये बात हमें पता है कि तमाम अमेरिकी इंतजामिया एग्री नहीं थी ये हमला करने के हवाले से। अच्छा, तो यमन किसी भी वक्त जब वो हमला कर सकता है। अच्छा, अब बात दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। एक तो सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट आई है थ्रू हिज एडवाइजर। जरा देखिए, द अमेरिकन प्रेजेंस इन द अमेरिकन प्रेजेंस इन द रीजन एंड द इस्लामिक वर्ल्ड इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। अमेरिका की जो प्रेजेंस है रीजन में और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, ना सिर्फ रीजन में बल्कि इस्लामी दुनिया में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट आई है थ्रू हिज एडवाइजर। द यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड द वॉर बट इट विल बी अप टू ईरान टू एंड इट। जंग अमेरिका ने शुरू किया लेकिन खत्म हम करेंगे। इजराइल को भी उन्होंने यही बात की थी, और इजराइल की इस वक्त देखें क्या हो रही है इजराइल के साथ। तो अमेरिका के खिलाफ भी वो कह रहे हैं कि हम जंग। अच्छा, दी फारस न्यूज जो है ये उनकी मेन यानी सरकारी मौकफ है। फारस न्यूज, ईरान की स्ट्रेटजी क्या है? जबरदस्त स्ट्रेटजी है, मास्टर क्लास स्ट्रेटजी है, और इजराइल को कोई बचत नहीं होने वाली है। अमेरिका आए, अमेरिका ना आए, कोई और आ जाए, नेटो आ जाए, अमेरिका जो इजराइल है उसके ऊपर मिसाइल बरसना नहीं रुकेंगे। देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अमेरिका इसलिए आएगा कि इजराइल के ऊपर मिसाइल ना बरसे। अगर इजराइल के ऊपर मिसाइल फिर भी बरसते रहे और अमेरिका जो मर्जी करता रहे तो फिर क्या होगा? अब जरा फारस न्यूज को देखिए। द मेन फोकस इज ऑन द इलिमिनेटिंग, नॉट डिफीटिंग, इलिमिनेटिंग द ज़ायनिस्ट एज द ओरिजिनल बेस फॉर अमेरिका। असल जो अमेरिका की बेस है यहां पर, वो तो जो असल उसका अड्डा है वो तो खुद इजराइल है। इजराइल सारे का सारा उसका फौजी अड्डा है, तो हम उसको, हमारा प्राइम फोकस वो है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मास्टर क्लास। द स्ट्रेटजी इज दैट अमेरिकाज इंटरवेंशन शुड नॉट हिंडर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्लान्स अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट आइडेंटिटी। स्ट्रेटजी ये है और कंसेंसस ये है कि अमेरिका का आना भी
हमारे उन प्लान्स में कोई खलल नहीं डाल सकेगा जो हमने इजराइल के खिलाफ बनाए हैं कि उसको मुकम्मल तौर पर सबक सिखाना है। अमेरिकी मुदाखलत भी उसमें कोई खलल नहीं डाल सकेगी। ये बात, ईरान इंटेंड्स टू कैरी आउट सरप्राइज ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के खिलाफ हमारे सरप्राइज ऑपरेशन जारी रहेंगे वाइल कंटिन्यूइंग टू मॉनिटर यूएस बेसेस इन द रीजन। और साथ अमेरिका की जो उनकी मूवमेंट है, उनकी बेसेस है, उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। लेकिन असल हमारा जो प्राइम टारगेट है वो इजराइल रहेगा। मास्टर क्लास स्ट्रेटजी, बस यही करना है, बस इसी की तरफ ईरान का फोकस होना चाहिए। इजराइल को ये सबक सिखाएं, अमेरिका वैसे ही फारग हो जाएगा। और आपने वो जुमला तो सुना होगा कि मारने वाले से बताने वाला बड़ा होता है। ईरान यहां डिफेंस में है, चाइना रशिया यहां पर डिफेंस में है। अमेरिका ने आकर हमला किया है और ये अमेरिका का घर नहीं है, ये ईरानियंस का घर है, ये चाइनीज का घर है। तो अमेरिका का यहां उल्टा वीक पॉइंट है। और वो बेसिस, इनकी बेसिस मुझे बताइए कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये जहाज B-2 बॉम्बर्स वो गुआम के अंदर लेके हैं, ये डियागो गार्शिया से भी नहीं उड़े, गुआम से उड़कर आए हैं। इतना ज्यादा इनको खौफ है। और आप जरा देखिए, मैं तो कहता हूं ये बुज़दिलाना अटैक है। आधी रात को हमला हुआ और चंद मिनटों में अमेरिका जब वो निकल गया, ये तो बुज़दिलाना अटैक है। आधी रात को आकर हमला कर रहे हैं और फिर निकल लिए, इससे बड़ा बुज़दिलाना अटैक और क्या होगा। तो ये असल में उनकी हैबत की कोई अलामत नहीं है। ना वो ईरान का न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर सके, ना कोई उन्होंने ऐसी, बिल्कुल ये ना ये तो बुज़दिलाना अटैक और कोई अकम्पलिशमेंट उनकी नहीं है। और ये जो उनकी बेसिस है ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वो, ना ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ईरान को डिसएडवांटेज सिर्फ न्यूक्लियर का है और वो नॉर्थ कोरिया या रशिया या कोई भी पूरा कर सकता है। ईरान की फॉरेन मिनिस्टर की जो प्यूटन के साथ मुलाकात होगी, ये कैसी मुलाकात साबित हो सकती है कि ये दुनिया का नक्शा बदल सकती है। यानी बिल्कुल होता है ना कि हिस्ट्री जहां से लिखी जानी है, ये वो वाली मुलाकात साबित होने जा रही है। और अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हमारी असेसमेंट ये है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है मिलिटरीली टू अटैक आवर फोर्सेस इन द मिडिल ईस्ट। 40,000 फोर्सेस है अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, तो ये उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो अमेरिकन ऑफिशियल ये कह रहे हैं अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है। और अभी खबर ये सामने आ रही है कि खुरम शेर मिसाइल वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एंड एक और हेडलाइन देखिए, तेहरान रिस्पॉन्स टू यूएस वुड बी स्मार्ट, अनएक्सपेक्टेड, डिवास्टेटिंग एंड विल मेक देम रिग्रेट इट। पछताएंगे। And Iran says US Israel crossed red lines as Araghchi heads to Moscow। इन्होंने जो है वो रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। और ईरान के जो सदर हैं उनका पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ रब्ता हुआ है। अब पाकिस्तान ने अजीबो गरीब सा दरमियान में शोशा छोड़ दिया कि वो नोबल पीस प्राइज जब मिलना चाहिए, अगले दिन ट्रम्प ने ये हरकत कर दी है। अब स्कॉट रिटर जो है वो टॉप उनके फॉर्मर जो एक शख्सियत है, बड़ी फेमस मीडिया पर्सनैलिटी है, वो तंज कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये अमेरिकन है स्कॉट रिटर। हे पाकिस्तान, हाउ इज दैट नोबल पीस प्राइज नॉमिनेशन लुकिंग नाउ। ये अब कैसा है? अभी तुम कहते हो कि इसको नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ट्रंप इज अ वॉर मॉन्गर, नॉट अ पीस मेकर। 1.2 मिलियन व्यूज हैं ट्विटर के ऊपर, यानी ये अमेरिका का सेंटिमेंट है। और ये जो स्कॉट रिटर हैं ये प्रो ट्रंप है, ये वो मागा वाले हैं, ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी तब्दीली वहां पर आ रही है। और ईरानियन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं? आवर न्यूक्लियर नॉलेज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से कुछ नहीं होगा। असल तो देखिए न्यूक्लियर तबाह नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये कोई ईरान का न्यूक्लियर जो है वो तबाह नहीं होने वाला है। और आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट इंपोर्टेड टू बी इलिमिनेटेड बाय बॉम्बिंग। ये कोई बाहर से लाकर हमने इंस्टॉल नहीं कर दिया। इट इज अ साइंस प्रोड्यूस्ड बाय आवर साइंटिस्ट। ये हमने खुद उगाया है ये पौधा, और हमें पता है ये पौधा किस तरह उगाया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम क्या लिख रहा है? द यूएस अटैक डिड नॉट डिस्ट्रॉय द फर्दो फैसिलिटी बट कॉज एक्सटेंसिव डैमेज। और अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वी डिस्ट्रॉयड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका ये कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है नहीं किया, ईरान कह रहा है कि नहीं किया। US Secretary of Defense, the plan to bomb Iran was prepared over months and weeks to be ready when President Trump ordered it। तो ये भी बहरहाल मजीद एक्सपोज हुए अपनी आवाम के सामने कि ये महीनों से तो जंगबंदी और इधर उधर की अमन की बातें कर रहा था, असल में ये ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था। तो अगर यहां पर न्यूक्लियर ट्रांसफर हो जाते हैं तो बस इनका खेल खत्म है और अमेरिका को जिल्लत में शिकस्त होगी। और ना नेतन्याहू बचने वाला और ना इसराइल बचने वाला। मैं आपको बता दूं, फर्क सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर का है। उस गैप को फिल, क्योंकि ईरान हमला करेगा, इनकी कैपेबिलिटीज होंगी, ये कन्वेंशनल नहीं बल्कि न्यूक्लियर से जवाब देंगे, बस ये बात है। अगर न्यूक्लियर हुआ तो फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये अमेरिका वैसे ही यहां से दौड़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जहां पर न्यूक्लियर होता है ना, मैंने आपको बताया नॉर्थ कोरिया का नाम भी नहीं लेते। जिस दिन ये नाम लेते हैं वो एक मिसाइल चला देते हैं वहां से।